Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 18th May 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. We're going to talk about the International Museum Day 2022. So 18th May is celebrated as the International Museum Day. हम यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, इस साल का थीम क्या है इसे समझेंगे. Then the next article is about the wholesale inflation. Then we'll talk about the wheat export ban, like from boom of the export, now we are moving towards the ban. How does that happen? We'll see all of this. Then there's a report which is released by the Lancet, according to which India has topped in terms of air pollution related deaths in 2019. So we will talk about that report and the findings of that report as well. And then lastly, we'll talk about urban heat island. We'll understand what is the meaning of this term, how does this happen, the implication of it, everything. So let's begin with it. So let's begin with International Museum Day 2022. तो हर साल 18th मई को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल म्यूजियम डे, एंड दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स इन एनी कल्चर. So museums plays very important role, especially it is an important mean of cultural exchange, the enrichment of cultures, and of course the development of mutual understanding and cooperation and peace among people. तो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे को सेलिब्रेट इसी एम से किया जाता है दैट विल एजुकेट द पब्लिक अबाउट म्यूज़ियम्स एंड द चैलेंजेस दैट द म्यूज़ियम फेस. वेल, इस पूरे इशू को लेकर आज द हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल भी आया है. तो हम हमारी डेली एडिटोरियल एनालिसिस में भी म्यूज़ियम्स का जो स्टेट है, जो करंट स्टेट चल रहा है, जो चैलेंजेस हैं, उन सबको आज हमारी एडिटोरियल एनालिसिस में भी कवर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, हर साल International Council of Museum ICOM they come up with a specific theme. हर एक साल एक नया थीम होता है फॉर द इंटरनेशनल म्यूजियम डे, और उस साल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती हैं इट रिवॉल्व अराउंड दैट पर्टिकुलर थीम ओनली. नाउ म्यूजियम बेसिकली क्या है? म्यूजियम इज़ अ प्लेस दैट डिस्प्लेज द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. कोई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर, सोसाइटीज़, नेचर अराउंड द वर्ल्ड, उन सबको जहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है उस प्लेस को हम कहते हैं म्यूज़ियम. एंड इस साल का 2022 का जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे का थीम है दैट इज़ द पावर ऑफ म्यूज़ियम्स. सो एज पर द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स वेबसाइट, जो थीम है, अब देखो टाइटल क्या दिया गया है, द पावर ऑफ म्यूज़ियम, दैट इज़ द थीम. दिस फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ म्यूज़ियम टू अचीव sustainability, to innovate on digitalization and accessibility, and the power of community building through education. हम एक डिजिटल एज में हैं, तो किस तरह म्यूज़ियम्स को सस्टेनेबिलिटी अचीव की जाए, किस तरह म्यूज़ियम्स इनोवेट करें विद टर्म्स ऑफ द डिजिटाइजेशन एंड accessibility, and the power of community building through education. This theme focuses on all of these prospects, the power of museums. And then अगर हम इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की हिस्ट्री देखें तो ये जो आइडिया था टू हैव एन इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, ये सबसे पहले क्रूसेड फॉर म्यूज़ियम्स करके एक मीटिंग हुई थी विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम्स इन 1951. उस दौरान ये आइडिया सरफेस हुआ था. हाउएवर मीटिंग 1951 में हुई, लेकिन जो रेजोल्यूशन था फॉर अडॉप्टिंग 18th May एज द इंटरनेशनल म्यूजियम डे, दिस वाज डन ड्यूरिंग द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन म्यूजियम्स जनरल असेंबली इन मॉस्को इन 1977. 1977 में ये जो रेजोल्यूशन है ये अडॉप्ट हुआ, एंड तब से लेकर हर साल अब तक 18th May इंटरनेशनल म्यूजियम डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इस दिन पे सभी म्यूज़ियम्स, दुनिया भर में जितने भी म्यूज़ियम्स हैं, उन सबको इनवाइट किया जाता है टू पार्टिसिपेट, टू प्रमोट द रोल ऑफ म्यूज़ियम्स इन द वर्ल्ड
by organizing several activities that are focused on this particular theme. एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करेंगे, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के ओकेजन पे इवन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन, जो कि अक्रॉस ऑल द म्यूज़ियम जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आते हैं वहाँ पे इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया जाएगा. कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम्स हमें पता होने चाहिए जहाँ पे ये वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन होने वाली है. सो देर इज़ नेशनल म्यूज़ियम इन न्यू दिल्ली, National Gallery of Modern Art, which is again in New Delhi, Mumbai and Bangalore, Allahabad's Museum, which is in Prayagraj, Indian Museum, Kolkata, Victoria Memorial Hall, Kolkata, Salar Jung Museum, Hyderabad, and then Science Cities and the centers, all under the National Council of Science Museums. All of these will celebrate the week-long celebrations for the International Museum Day. एंड इस दौरान स्पेशल एग्जिबिशंस रखी जाएंगी, म्यूज़िक, डांस परफॉर्मेंस, टारगेटेड एक्टिविटीज़ होंगी फॉर चिल्ड्रन लाइक द मिनिएचर पेंटिंग, ओरिगामी वर्कशॉप्स एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन प्लान्ड. एंड जो हमारे पास अगर हम देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किस तरह म्यूज़ियम्स को प्रमोट कर रहा है, तो एक ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया गया था इन February 2022. सो देयर वाज अ ग्लोबल समिट in February 2022, and this was organized by the Ministry of Culture, and ministry is also planning to launch museums in India mobile app. तो एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है म्यूजियम्स इन इंडिया. And apart from this, a hackathon based on museum centric problem statements will also be launched. इसके अलावा एक वेबिनार भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जिसका टाइटल है म्यूजियोलॉजी एज अ प्रोफेशन, द चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स, एंड दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट. सो जो एम है इंटरनेशनल म्यूजियम डे का, दैट इज़ टू जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम्स इन द कम्युनिटी बिल्डिंग एंड द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज़. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट इंडियाज़ होल सेल प्राइस इंडेक्स, होल सेल इन्फ्लेशन. सो अप्रैल 2022 में हमारा जो होल सेल प्राइस इंडेक्स आया है, एंड इट रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन ऑफ 15.1%, एंड दिस इज़ द हाइएस्ट WPI प्रिंट. अगर हम 2011-12 सीरीज़ देखें जो हमारा करंट बेस ईयर चल रहा है, इसी कंपैरिजन में दिस इज़ द हाईएस्ट एवर WPI प्रिंट. सो दिस रिकॉर्ड हाई WPI इंडेक्स ऑफ 15.1%, इसका मेन रीज़न ये है एज वी आर सीइंग दैट द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूल एंड पावर, everything is increasing. This is according to the data that is released by the Ministry of Commerce and Industry. And 2011-12 में ये अब तक का हाईएस्ट WPI प्रिंट है, ये बात याद रखेंगे. अगर हम वैसे भी देखो, WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन ये प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन को चेक करता है, एंड लगातार 13 मंथ्स में लगातार ये डबल डिजिट में चल रही है, एंड कंसिस्टेंटली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती ही जा रही है. नाउ अभी लास्ट वीक हमारे पास रिटेल लेवल का इन्फ्लेशन रिलीज़ हुआ था, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें रिटेल लेवल की बात करते हैं. तो वहाँ पे भी हमने देखा कि रिटेल लेवल पे हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, एंड 8 ईयर्स हाई हमारी रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन पहुँच चुकी है, दैट इज़ ऑफ 7.79% अगेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल. और अब जब होलसेल की बात कर रहे हैं तो होलसेल तो सबसे रिकॉर्ड पे पहुंच गई है एट द वैल्यू ऑफ 15.1%. एंड इन्फ्लेशन यहाँ से हमें दिख रही है कि लगातार बढ़ती जा रही है. अब एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि अभी हम थोड़े दिनों पहले से डिस्कस कर रहे थे कि RBI ने अपना जो रेपो रेट था उसे इंक्रीज़ कर दिया था विद द 40 बेसिस पॉइंट. 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया था. तो अब जून में क्या और रेपो रेट इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात रहेगी.
यहाँ पे एक और चीज़ रही है, अगर हम यहाँ पे हीट वेव का रोल देखें तो हीट वेव की वजह से जो पेरिशेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, इनका जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। अलॉन्ग विद दिस जो टी प्राइसेस हैं वो भी स्पाइक हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन है, जो प्राइमरी फूड है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुका है। सो वी आर सीइंग द प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन एज वेल। हालांकि यहाँ पे अगर हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन देखें तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज़ होकर 10.85% पे पहुँच चुका है। एंड फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज़ द प्राइसेस ऑफ दैट, यहाँ पे सबसे बड़ा हमारे पास जो रीज़न आता है दैट इज़ द इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ द बेसिक मेटल। जो बेसिक मेटल्स हैं उनके प्राइस बढ़ चुके हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, टेक्सटाइल, मशीनरी, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सब के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के बाद फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हो रही है, 38.66% पे पहुंच चुकी है, जहाँ पे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल सब महंगा है। अप्रैल मंथ की बात करें तो क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में 69.07% की इन्फ्लेशन देखी गई है। एंड यहाँ पे भी अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें या फिर कोर WPI इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि कोर की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल कंपोनेंट। तो फूड और फ्यूल को भी निकाल दिया जाए तो भी जो कोर इन्फ्लेशन है वो 11.1% से इंक्रीज़ हुई है। एंड नाउ द प्रोड्यूसर्स दे आर फोर्स टू पास दिस इफेक्ट टू द इनपुट प्राइसेस, एंड इससे ओवरऑल जो फर्दर फूड आर्टिकल्स की इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ी है। वीट, फ्रूट्स, पोटैटो, इन सब के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हुए हैं। नाउ ये जो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमें 2022 में देखने के लिए, अप्रैल 2022 में देखने के लिए मिल रहा है, इसका प्राइमरी रीज़न है द राइज इन प्राइसेस ऑफ मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स। इन सब की वजह से हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी है अप्रैल 2022 में। एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज़ बिगिन डाटा कलेक्शन फॉर द वर्क ऑफ न्यू सीरीज ऑफ WPI। काम शुरू हो चुका है कि WPI की न्यू सीरीज आए, और अब जो इन फ्यूचर बेस ईयर होगा दैट वुड बी 2017 एंड 18। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी एग्रीवेट हो चुकी है। सो एज द कॉस्ट प्रेशर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स दे आर राइजिंग, तो इससे इनपुट क्योंकि राइज हो रही है तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक कॉस्ट सब बढ़ता जा रहा है। सो दिस एवरीथिंग विल बी पास्ड ऑन टू द आउटपुट कॉस्ट ऑल्सो, जिससे फर्दर जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे हायर इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रही है। ऑल्दो ये ट्रेंड शुरू हुआ विद द स्टार्टिंग ऑफ बिफोर इवन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उसके बाद से काफ़ी एग्रीवेट हो गया था, स्पेशली बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल एंड रॉ मटेरियल। ना अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो एज वी सी इट डज नॉट सीम टू कमिंग टू एन एंड। तो अब जो हेडविंड्स यहाँ से अराइज हो रही हैं दैट इज़ अराइज्ड आउट ऑफ द डिसरप्शन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, और जो अनसर्टिनिटी है उससे भी डोमेस्टिक होलसेल इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर बना रहा है। अब एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि it is possible that RBI will hike the repo rate as much as 40 basis point in the upcoming policy meet. June 6th to 8th में monetary policy की meeting है, और तब expect किया जा सकता है that there would be hike in the repo rate. अब जो source of inflation है यहाँ पे global supply issues आ जाते हैं, एंड साथ ही में जो डोमेस्टिक डिमांड है वो ज़्यादा एक्सिबरेंट नहीं है। सो वी मेंटेन आवर व्यू दैट द ओवर टाइटनिंग विल डोज द फ्लेजिंग रिकवरी विदाउट हैविंग द कॉमेंसुरेट इम्पैक्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रेशर। ये पूरा डोमेस्टिक नहीं है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
तो जब अगर ज़्यादा टाइटनिंग पॉलिसी आ जाती है उससे भी हमारी जो रिकवरी है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। लास्टली अगर हम होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो इट बेसिकली मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय द होलसेल बिजनेसेस टू द अदर बिजनेसेस। जो होलसेल लेवल पे बिजनेस होता है वहाँ पे गुड्स की ट्रेड में क्या प्राइसेस का चेंज आता है उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स में शो किया जाता है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, Ministry of Commerce and Industry, and it is most widely used inflation indicator in India. अब इसका बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये प्रोड्यूसर लेवल की इन्फ्लेशन शो करता है, होलसेल लेवल की इन्फ्लेशन शो करता है, लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो होलसेल प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स बाय नहीं करती, रिटेल प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। बेस ईयर जो WPI का लिया जाता है 2004 एंड 5 से रिवाइज करके 11 एंड 12 किया गया, एंड इन फ्यूचर द बेस ईयर वुड बी फर्दर रिवाइज फ्रॉम 2011 एंड 12 टू 2017 एंड 18, बट करंटली अभी चल रहा है 2011-12। Then comes what is the difference between CPI and WPI? CPI is Consumer Price Index, WPI is Wholesale Price Index. देखिए WPI बेसिकली प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन चेक करेगा और CPI कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन चेक करेगा एज द नेम स्टेट्स। WPI में सर्विसेज के जो चेंजेस आते हैं जो प्राइसेस में वो इंक्लूड नहीं होते, इसमें सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, whereas CPI में सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं। WPI में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज़्यादा वेटेज दी जाती है, whereas CPI में फूड आइटम्स को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है WPI और CPI में। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल वीट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो रिसेंटली ऑन May 13th गवर्नमेंट अनाउंस्ड इफेक्टिव बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। तो समझते हैं कि इस तरह के रीज़न, इस तरह के सडन डिसीजन के पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज इससे पहले जब हम व्हीट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट द बून इन टर्म्स ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट, एंड हाउ डिड इट टर्न इनटू द बैन ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट, लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ अगर हम यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो March 25 को इवन राज्यसभा में ये क्वेश्चन रेज किया गया था रिगार्डिंग इम्प्रूविंग द व्हीट एक्सपोर्ट, स्पेशली बिकॉज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे पास ग्लोबली जो दो बड़े व्हीट एक्सपोर्टर्स थे वहाँ से जो कमोडिटीज़ आ रही थी वो स्टॉप हो चुकी हैं। रशिया और यूक्रेन अब व्हीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो इन द मिडल ऑफ द वॉर दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कैप्चर द एंटायर वर्ल्ड विद इंडियाज व्हीट, एंड इवन इसे लेकर मिनिस्ट्री ने भी यही कहा था दैट दे आर वर्किंग ऑन ट्रैक ऑफ इंक्रीजिंग आवर व्हीट एक्सपोर्ट टू द करंट इम्पोर्टर्स, एंड ये एफर्ट्स लगातार इंक्रीज होते जा रहे थे। इवन May 12 को सेंटर ने इवन ट्रेड डेलीगेशंस मोरक्को, ट्यूनीसिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, अल्जीरिया, लेबनान, यहाँ हर जगह पे हमारे ट्रेड डेलीगेशंस गए थे टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ बूस्टिंग द व्हीट एक्सपोर्ट फॉर इंडिया। हाउएवर सेम टाइम पे फूड सिक्योरिटी कंपेनर्स ने इंसिस्ट किया कि वी नीड टू टेक अ कॉशियस अप्रोच फ्रॉम द स्टार्ट। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो टू फोल्ड रीज़न है। तो दे आर्ग्यूड दैट टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस इन इंडिया, पहले इंडिया में व्हीट प्राइसेस की स्टेबिलिटी इंश्योर कीजिए, एंड द अवेलेबिलिटी फॉर इंटरनल कंजम्पशन शुड बी द टॉप 2 प्रायोरिटीज़ फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, कि इंडिया की जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसे पूरा किया जाए, यहाँ पे स्टेबिलिटी प्राइसेस के अंदर लाई जाए, इंस्टेड की व्हीट को एक्सपोर्ट किया जाए, कि डोमेस्टिक कंजम्पशन की कॉस्ट पे व्हीट को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली अब हम देख रहे हैं दैट देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना रादर। सो एक्सपोर्ट बैन क्यों किए गए? तो इवेंचुअली फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की वार्निंग्स आनी शुरू हुई। May 4 में गवर्नमेंट ने जो व्हीट प्रोडक्शन एस्टिमेट्स थे उनको रिवाइज़ किया, एंड देखा गया कि 111.32 मिलियन टन से एक्चुअली में
105 मिलियन टन्स जो वीट है वो प्रोड्यूस हुई है बाय द एंड ऑफ द जून। तो तब तक 18 मिलियन टन जो वीट है वो ऑलरेडी प्रोक्योर हो चुकी थी फॉर द ऑन गोइंग सीजन, एंड मच लेस देन 36.7 मिलियन टन इन द ईयर अगो पीरियड। तो प्रोडक्शन के जो एस्टिमेट्स थे वो डिक्रीज हो गए, एंड देयर वाज कंसिडरेबल फॉल इन वीट प्रोक्योरमेंट। एंड इससे भी एक क्वेश्चन आया कि भाई वीट प्रोक्योरमेंट बहुत कम हो रही है, तो क्या अब एक तो प्रोडक्शन भी कम हो रही है, ऊपर से वीट की प्रोक्योरमेंट भी कम हो रही है, तो क्या इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर असर पड़ेगा? मोर ओवर जो लोकल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ने शुरू हो गए थे। मार्च में वीट को लेकर अगर हम होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें, इट क्रॉस्ड 14% मार्क। 10 अप्रैल में आते आते थोड़ा ईज आउट हुआ, 10% पे पहुंचा, लेकिन अप्रैल में जो रिटेल इन्फ्लेशन है अगर हम वहाँ पे वीट फ्लोर की बात करें तो ये 9.59% से इंक्रीज़ हुई है। एंड एज ऑफ May 17 जो एवरेज रिटेल प्राइसेस हैं आटे के, दैट वाज अराउंड 33.05 पर केजी, एंड इससे पहले मैक्सिमम प्राइसेस 59 पर केजी पे पहुंच चुके हैं। तो इन फैक्टर्स की वजह से कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोक्योरमेंट कम हुई है, गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया 2 days आफ्टर देयर डिसीजन टू सेंड द डेलीगेट्स टू 9 कंट्रीज़, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट ऑप्शंस को एनहांस कर सकें। एंड देन सेंटर रिलैक्स द एक्सपोर्ट बैन ऑर्डर ऑन ट्यूसडे by allowing the consignment that were registered in the customs department system, and they have also followed a consignment headed for Egypt also. अब प्रोडक्शन का डिक्रीज़ क्यों हुआ है? देखिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर जो मार्च और अप्रैल में था पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर द सडन टर्न अराउंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो मार्च 8 एंड 14 के बीच में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो यूजुअल से 6 डिग्री सेल्सियस हायर चल रहा था, एंड दिस इज़ कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग पीरियड एवरेज। एंड एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज कंसिस्टेंटली होवरिंग ओवर 40 डिग्री सेल्सियस मार्क अक्रॉस द स्टेट इन अप्रैल। तो ये एक्सट्रीम हीट की वजह से जो वीट यील्ड थी ऑल ओवर द इंडिया वो डिक्रीज़ हो गई। फॉर इंस्टेंस अगर हम पंजाब की बात करें तो जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है उन्होंने ये शो किया कि वीट की जो प्रोडक्टिविटी है दैट वाज बिलो 18 क्विंटल्स पर एकड़ दिस ईयर। एवरेज लास्ट ईयर का निकालें तो 19.7 क्विंटल्स था, इस साल 18 क्विंटल्स पे रह गया। हेंस जो पंजाब की मंडीज़ में भी जो वीट अराइवल थी वो 20% लोअर थी इन द फर्स्ट 20 days ऑफ द सीजन एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, एंड फर्स्ट 20 days में ही 73 लाख मेट्रिक टन्स जो वीट थी वो मंडियों में पहुंच चुकी थी बाय 2022। इसे लास्ट ईयर की कंपैरिजन में देखें तो लास्ट ईयर में 92.4 लाख हमारे पास मेट्रिक टन्स वीट पहुंच गए थे। सो इन रीजंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो वीट एक्सपोर्ट है उसे बैन कर दिया। सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी ऑफ वीट एक्सपोर्ट हैज़ चेंज्ड इन 2 months ओनली। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय द लैंसेट प्लानेटरी हेल्थ, एंड दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ। एंड इस रिपोर्ट में इंडिया में एयर पोल्यूशन से लेकर 2019 में कितना डेथ टोल रहा उसे इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द एयर पोल्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 16.7 लाख डेथ्स इन इंडिया इन 2019। मतलब कुल मिलाकर 2019 में जितनी डेथ्स हुई उनमें से 17.8% डेथ इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण हुई है। एंड इस नंबर के साथ दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन डेथ ऑफ एनी कंट्री। So India has topped in terms of the death toll related to air pollution in 2019.
एंड मेजॉरिटी ऑफ डेथ जो इंडिया में हुई हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसमें से 9.8 लाख दे वर कॉज्ड बाय PM 2.5 पोल्यूशन, 6.1 लाख बाय हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन. हाउएवर अगर हम देखें कि नंबर ऑफ डेथ ऐसे पोल्यूशन सोर्सेज से जो कि एक्सट्रीम पावर्टी से आते हैं, लाइक इंडोर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये डिक्रीज़ हुआ है. And these reductions are offset by increased deaths attributed to industrial pollution. अगर पावर्टी की वजह से, जो एक्सट्रीम पावर्टी की वजह से जो डेथ्स हो रही थी बिकॉज ऑफ इंडोर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, अगर ये डिक्रीज़ हुआ है तो ये ऑफसेट किसने कर दिया है? बाय द डेथ्स बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जिसमें एम्बियंट एयर पोल्यूशन आ जाता है, केमिकल पोल्यूशन आ जाता है. WHO ने हाउएवर जो हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस हैं उनको काफ़ी टाइटन अप किया है. यहाँ पे PM 2.5 के लिए जो वैल्यू थी उसे डिक्रीज़ किया गया है फ्रॉम 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर टू 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. याद रखेंगे पार्टिकल मैटर 2.5 मतलब कि जो हमारे पास इट इज़ 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. So this means that there is hardly any place in India which follows the WHO norms. According to this report, इंडिया में जो एयर पोल्यूशन है ये सबसे ज़्यादा सिवियर इंडो गंगा प्लेन्स में देखने के लिए मिल रहा है. ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे न्यू दिल्ली और मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ आ जाते हैं. बर्निंग ऑफ बायोमास इन हाउस होल्ड, ये एक सिंगल लार्जेस्ट कॉज रहा है फॉर एयर पोल्यूशन डेथ्स इन इंडिया, followed by coal consumption and the crop burning. So the number of death they remain high despite इंडिया के हमारे काफ़ी एफर्ट्स चल रहे हैं कि जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है वो डिक्रीज़ किया जाए. एंड फॉर दैट वी हैव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रोग्राम. इसके अलावा इंडिया ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम डेवलप किया. 2019 में अ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लॉन्च किया गया इन NCR. However, India does not have a strong centralized administrative system to derive the air pollution control efforts, जिससे कि consequently हमें overall air quality में improvement देखने के लिए मिले. This has been limited और ये काफ़ी uneven है. इसके अलावा we need a surveillance platform for health and exposure surveillance. पॉपुलेशन एक्सपोजर सर्वेलेंस होना चाहिए जिसके थ्रू बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे कि हेल्थ प्रोग्राम के विद इन जो भी रिस्क एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं, जो कोई अगर लेट्स से दिस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जो कि एज वेल एज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उसके लिए सर्विलेंस की बहुत ज़रूरी है. एंड इस रिपोर्ट में इवन लेड पोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे शो किया गया कि इट इज़ इम्पैक्टिंग दी चिल्ड्रंस IQ लेवल, एंड दे रियली ड्राइव होम to point irreversible long-term damage to the multiple generations as well. And estimate किया गया है कि 9 lakh people they die every year because of lead pollution, and ये number बहुत ही underestimated है. Earlier lead pollution का जो source था that was in the form of leaded petrol, लेकिन फिर इसके बाद इसको replace किया गया with the unleaded petrol. However, there are still other sources of lead exposure, जिसके अंदर की अनसाउंड रिसाइकलिंग आ जाती है, जो कि लेड एसिड बैटरीज के साथ डील करते हैं. E-waste without the pollution control, spices that are contaminated with lead, pottery glazed with lead salts, lead in paint and consumer products as well. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द अर्बन हीट आइलैंड्स. सो वी आर सीइंग कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि राइट नाउ हीट वेव कंडीशंस में हैं, दोज हु आर फेसिंग हीट वेव. एंड अगर हम यहाँ पे सिटीज़ की बात करें स्पेशली, तो दे आर मच मोर हॉटर देन द रूरल एरियाज़. सिटीज़ का जो टेम्परेचर है वो रूरल एरिया से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई है. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? इसके पीछे रीज़न क्या है, एंड इज़ देयर एनी वे टू मिटिगेट इट, वो हम समझेंगे. Ultimately, what are heat islands and why are they worsening during the summer time? This we'll understand. तो ये जो हमने फिनोमेना अभी कहा,
that cities are a lot more hotter than the rural areas, this phenomena is called as urban heat island. So the cities are actually they are hotter than the rural areas, और इस कंडीशन को हम कहते हैं the urban heat island. तो अभी न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ भी आई थी. वी सॉ दैट कि इन ऑन संडे there were 2 areas in Delhi which recorded temperature close to 50 degrees Celsius. मुंगेशपुर में 49.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, whereas मुजफ्फरगढ़ में 49.1 डिग्री टेम्परेचर आया. एंड मैक्सिमम टेम्परेचर गुड़गांव में रहा. मीनवाइल इट इंक्रीज टू 48.1 डिग्री सेल्सियस. नोएडा में कुछ 47.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. लेकिन अगर इन सिटीज़ के आसपास देखा जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई नहीं था. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज अर्बन हीट आइलैंड्स और ये किस तरह कॉज होते हैं. सो अर्बन हीट आइलैंड ये एक लोकल और एक टेम्परेरी फिनोमिना है. ये इट इज़ एक्सपीरियंस इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ विद इन अ सिटी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हीट का लोड सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में, नेबरिंग एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. तो फॉर अ सेम डे वो एरियाज़ जहाँ पे आसपास से कंपैरिजन में एक सिटी के अंदर काफ़ी हीट लोड है, उस एरिया को हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड. नाउ फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं. हमारे पास पुणे की एग्जांपल यहाँ पे साइट की जाती है कि पुणे में एक ग्रीनर लोकेलिटी है लाइक पाषाण. वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज़ ऑफ लाइक शिवाजी नगर या फिर मगरपत्ता. तो कहने का मतलब है कि लोकल फैक्टर्स की वजह से कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हीट लोड एक्यूमुलेट हो जाता है, उनका टेम्परेचर रेस्ट ऑफ द रीजन से सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में इंक्रीज होता है, एंड दैट एरिया इज़ कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड. ये वेरिएशन जो आती है दिस इज़ मेनली ड्यू टू दी हीट विच रिमेन ट्रैप विद इन दी लोकेलिटीज़. जैसे कि जो हमारे कॉन्क्रीट जंगल्स हैं, इन कॉन्क्रीट जंगल में जो हीट ट्रैप्ड रह जाती है उसकी वजह से मेनली जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. टेम्परेचर वेरिएशन 3 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है. अब जो क्वेश्चन ये आता है यही हमें समझा देगा दैट व्हाट आर अर्बन हीट आइलैंड्स, दैट व्हाई आर सिटीज़ हॉटर देन द रूरल एरियाज़. सिटीज़ का टेम्परेचर रूरल एरिया से कंपैरिजन में हायर क्यों होता है. अब सिंपल सी बात है, रूरल एरियाज़ में कंपैरेटिवली जो ग्रीन कवर होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लांटेशंस, फार्मलैंड्स, फॉरेस्ट, ट्रीज, इट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया. और ये जो ग्रीन कवर है ये एक मेजर रोल प्ले करता है टू रेगुलेट द हीट इन इट्स सराउंडिंग. देन इस ग्रीन कवर से ही रिलेट करता है ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन? अब ये एक नेचुरल वे है ऑफ हीट रेगुलेशन. ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, एंड वो वाटर जाके जो प्लांट्स हैं उनकी, ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स में जाकर स्टोर होता है, स्टेम में जाकर स्टोर होता है. एंड बिफोर प्रोसेसिंग इट अगर ये रिलीज़ हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. बहुत सिंपली हम कह देते हैं इवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट्स और द लीव्स, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. बट समझना होगा हमें कि ये एक हीट रेगुलेशन का तरीका है कि रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉइल से, उसे स्टोर किया अपने लीव्स और प्लांट्स में. ना इससे पहले कि वो प्रोसेस होता, अगर वो वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, this process is called as transpiration, and this is an important process. It's a natural way of heat regulation. ना अर्बन एरियाज़ की अगर हम वहाँ बात करें तो वहाँ पे इतना ग्रीन कवर तो है नहीं, इतने बड़े बड़े हमारे पास गार्डन्स भी नहीं हैं. रादर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, पार्किंग स्पेसेस हैं, पेवमेंट्स हैं, ट्रांजिट रूट्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए. तो यहाँ पे जो हीट रेगुलेशन है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है या फिर वो मैन मेड है. ना हम फिज़िक्स में ये पढ़ते हैं कि ब्लैक या फिर कोई भी डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट जो होता है इट एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसे हीट में कन्वर्ट कर देता है. वेरएज़ अगर हम वाइट की बात करें तो वाइट रिफ्लेक्ट करता है. तो जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ दे यूजुअली हैव बिल्डिंग्स
जो कि ग्लास, ब्रिक्स, सीमेंट या कंक्रीट की बनी हुई होती हैं। एंड ऑल ऑफ दीज आर डार्क कलर्ड मटेरियल। अब अगर ये डार्क कलर मटेरियल है तो मतलब क्या होगा कि ये ज़्यादा हमारा जो हीट कंटेंट है उसे अट्रैक्ट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा। तो इससे क्या होता है कि सिटी के अंदर ही जो हीट है वो ट्रैप्ड रह जाती है, एंड दैट बेसिकली फॉर्म्स द टेम्परेरी आइलैंड्स विद इन द सिटीज़, जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर होता है। अब ये देखो, आइलैंड जो टर्म हम यहाँ पे बोलते हैं, आइलैंड का मतलब क्या है? इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं अर्बन हीट आइलैंड, तो हेयर द आइलैंड डज नॉट मीन इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है कि दिस पर्टिकुलर लोकेलिटी हैज़ हायर डे टेम्परेचर एज कंपेयर टू दी अदर लोकेलिटीज़। नाउ कुछ रिसेंटली काफ़ी हीट आइलैंड्स एक्सपीरियंस किए गए हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिए हैं। दिस संडे May 15 को दिल्ली के अंदर नजफ़गढ़ एंड जो मुंगेशपुर लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पे 49.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। वेयर एज सिटी के और भी लोकेशंस हैं, मयूर विहार, लोधी रोड, उन सब एरियाज़ में टेम्परेचर कम था। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंसेस आते हैं, these are due to variation in the heating over the highly urbanized or semi-urbanized areas. ये डिपेंड किस पे करता है? It depends upon the availability of open and green spaces in the surroundings. Now, जो urban meteorological processes हैं, they are completely different from the countryside and semi-urban areas. यहाँ पे हमारे पास जो हीट एब्जॉर्ब होती है और जिस लेवल पे एब्जॉर्प्शन होती है, इट्स ऑल डिफरेंट। हमारे पास यहाँ पे नेचुरल हीट रेगुलेशन के जो वेज हैं, ट्रांसपीरेशन, ट्रीज, गार्डन्स उतने अवेलेबल नहीं हैं। तो किस तरह अर्बन हीट आइलैंड को रिड्यूस किया जा सकता है? सबसे मेन वे तो ये है कि अर्बन एरियाज़ में ग्रीन कवर इंक्रीज करना होगा। जो भी ओपन स्पेसेस हैं, वी नीड टू फिल इट अप विद ट्रीज एंड प्लांट्स। इसके अलावा बाकी तरीके क्या हो सकते हैं? वी नीड टू चूज़ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल अप्रोप्रिएटली। हमें टेरेस गार्डन, किचन गार्डन, इन सबको प्रमोट करना चाहिए। टेरेसेस के ऊपर दे शुड बी द पेंट ऑफ वाइट और द लाइट कलर्स, ताकि जितना हो सके टेरेस से जो हीट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो सके। एंड इवन रिसेंटली नासा ने भी दिल्ली के अर्बन पार्ट्स में जो हीट आइलैंड्स बने हैं उसे पॉइंट आउट किया था, एंड द टेम्परेचर वाज फार हायर देन द नियर बाय एग्रीकल्चरल लैंड। नासा का जो इकोसिस्टम स्पेस बॉर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट है, इकोसिस्टम स्पेस बॉर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट इकोस्ट्रेस, इसने भी इमेजेस कैप्चर किए थे, जिसके अंदर रेड पैचेस के अंदर दिल्ली के आसपास के एरियाज़ जहाँ पे टेम्परेचर हाई है उनको वहाँ पे शो करवाया गया था। नाइट टाइम टेम्परेचर दिल्ली का और आसपास के स्मॉलर विलेजेस का ये कुछ 35 डिग्री सेल्सियस से अबव रहा। इसकी पीक कुछ 39 डिग्रीज़ के आसपास देखने के लिए मिली। वेराज रूरल एरियाज़ में नाइट टाइम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच गया। So that is all for today. Thank you so much for watching this video. I will see you all in my next one. Thank you.